और सबसे पहले राजीव आपके पास ही आ रही हूं। दर्शकों को इंतजार था आपकी वापसी कब होगी, सो फाइनली वो इंतजार खत्म हुआ और आपके विश्लेषण, क्योंकि अब यूपी की राजनीति इतने इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच गई है। संभल हिंसा को लेकर, मंदिर मस्जिद को लेकर हम लगातार यहां चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत मिस किए जा रहे थे, क्योंकि यूपी की राजनीति पर आपकी पकड़ और आपका विश्लेषण बहुत मायने रखता है। लेकिन अब क्योंकि आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी भी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी है, संभल हिंसा को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, मंदिर मस्जिद विवाद लगातार चल रहा है, सड़क से संसद तक प्रदर्शन और बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप हम देख रहे हैं। लेकिन इस बीच जो यहां पर बांग्लादेश संभल के बहाने जिस तरह से बाबर से जो तुलना की जाती है, सबका डीएनए एक है। कल ये महत्वपूर्ण बयान जो योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि एक बार फिर अपने उसी कोर एजेंडे के जरिए 2027 की जंग का ऐलान यहां पर करते योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और डीएनए के इस खेल में पीडीए कहां खड़ा नजर आ रहा है राजीव? देखिए पूजा, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने यह बयान कहां दिया। जब भी आप कोई बयान की बात करते हैं तो राजनीतिक, तो आप ये देखते हैं कि यह बयान कहां दिया गया, क्यों दिया गया और कब दिया गया। यह बयान दिया गया रामायण मेले में, और वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था जो अयोध्या में हो रहा था। और योगी आदित्यनाथ ने वहां पर ये बातें बाबर से जोड़ते हुए संभल और बांग्लादेश की बात की, और उसमें उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था सीधे सीधे, और वो जो डीएनए की बात कर रहे थे। तो वहां पर रामायण मेले में जब राम राज्य की बात आती है, भगवान श्री राम के आदर्शों की बात आती है, जिसमें सबका साथ सबका विकास की बात आती है, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ को इस तरह के बयान देने की क्यों जरूरत पड़ी और क्या जरूरत पड़ी? पहला और प्रमुख कारण मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थक या उनके सहयोगी या उनके नेता, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी आज तक उस सदमे से उबर नहीं पाए जिसमें अयोध्या फैजाबाद की लोकसभा सीट भगवान राम के जन्म प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बावजूद 22 जनवरी को इतने तामझाम से किए गए कार्यक्रम के बावजूद अयोध्या फैजाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी जो हारी, और उसके आसपास की सीटें, सिर्फ अयोध्या फैजाबाद की नहीं बल्कि उसके आसपास की जितनी सीटें थी वो सब भी हार गई। उसकी एक टीस योगी आदित्यनाथ मुझे लगता है कि आज तक है, और वो उससे उबर नहीं पाते। कल आप जितना बयान आपने दिखाया वो उतना ही नहीं बोला उन्होंने बोला जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम जानकी की उपेक्षा कर रहा उससे उसको त्याग दीजिए। वो सारी वो बातें कर रहे थे जिससे ये पता चल रहा था कि वो उसी अयोध्या में, उसी फैजाबाद में बोल रहे हैं जो लोकसभा सीट वो हार चुके, बीजेपी हार गई। ये बात ठीक है कि अभी जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें बहुत अच्छी खासी सीटें बीजेपी ने जीती हैं उनके नेतृत्व में, और कैसे जीती है ये भी एक सवाल है। लेकिन चूंकि उपचुनाव सरकारों का चुनाव ही होता है, आप देखिए जिसकी जिसकी जहां जहां सरकार है सब सीटें, ज्यादातर सीटें उन्हीं ने जीती हैं। बाकी जगहों पर तो सब सीटें जीत ली। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें तो समाजवादी पार्टी को मिली हैं, और कुछ एक सीटों पर वो बहुत नजदीकी अंतर से हार गई। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे कटेंगे नारा भी किसी राजनीतिक रैली में नहीं दिया था, वो भी इसी तरह का एक कार्यक्रम था जब उन्होंने ये नारा दिया था। अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से अपने कदम बाहर निकालने की उनकी एक मंशा, उनका एक दृष्टिकोण दिखाई देता है। क्योंकि अगर ये बात वो अब कह रहे हैं तो कोई चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश में, किसी तरह का कोई चुनाव नहीं है निकट भविष्य में, फिर ये बातें कहने की जरूरत क्या आन पड़ी? और ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह था जिस दिन, उस दिन ये बात कहने को, असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में कौन, इसकी रेस भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। और योगी आदित्यनाथ एक कट्टर हिंदुत्व की जो छवि उनकी है उस पर और धार समय पर लगाते रहते हैं ताकि उनकी जो रेस है वो उसमें आगे बढ़ते रहें। बाकी संभल, बांग्लादेश और अयोध्या, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, पूरी दुनिया उसको लेकर के चिंतित है, और पूरी दुनिया बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, यहां तक कि जिस पुजारी का मुकदमा लड़ना था उस वकील की हत्या हो गई, वहां पर वकील नहीं मिल रहे हैं, चरमपंथी कट्टरपंथी सड़कों पर है।
हिंदू माइनॉरिटी को वहां पर वो निशाना बना रहे हैं और बद से बदतर हालात में बांग्लादेश जा रहा है। और एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था आपने हमारे एक तरह से हमारे संबंध भी टूटने के कगार पर ही पहुंच गए बांग्लादेश से, जो एक समय बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो बांग्लादेश और संबल जो मस्जिद का मोहन भागवत आरएसएस के संघ प्रमुख ने सीधे सीधे कहा था, उनकी अगर बात को आप ध्यान रखें कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना कतई ठीक नहीं है। बावजूद इसके ये सारे विवाद, ये सारी चीजें खड़ी की जा रही हैं, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि जो भी लोग राजनीति में है वो सारा का सारा उनका जो दृष्टिकोण है, सारा का सारा जो उनका बयान है, सारी की सारी जो बातें हैं वो केवल चुनावी दृष्टि से है। देश को या समाज को आगे ले जाने की वो मंशा नहीं दिखाई देती। चुनावी दृष्टि से, चुनावी फायदा से ध्रुवीकरण कैसे किया जा सकता है, चुनाव हो चाहे ना हो। और इसी में आप देखिए कि किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, किसानों का आंदोलन चल रहा है। अभी बिहार में आप देखिए पीसीएस का, जैसे पीसीएस का यूपी में परीक्षा 2 दिन 3 दिन करा दिया था, अब बिहार में 1 हफ्ते बचा हुआ है। वहां पर नौजवानों, किसानों के जो मुद्दे असल में चुनाव के नतीजे आ जाते हैं तो ये लगता है कि पीछे जितने मुद्दे थे सब बेकार थे, सब खत्म थे, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। जो मेन मुद्दे हैं उन पर, रोजगार पर, किसानों पर, नौजवानों पर, पढ़ाई लिखाई पर, स्वास्थ्य पर, इन चीजों से ध्यान हटका के संभल, अयोध्या, बांग्लादेश इसी के इर्द गिर्द। और इसी आप देखिए कल मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मैं एक चैनल में काम कर रहा हूं और आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, लेकिन कल शाम से इस देश का कोई नागरिक चैनल देखेगा, न्यूज चैनल, तो कल शाम से 5 बजे 6 बजे से लेके और अभी सुबह 11 बजे तक सिर्फ यही खबर चल रही है, डीएनए, संभल, बांग्लादेश, मस्जिद।